तो बीएफएम के बारे में हम बात कर रहे थे, बीएफएम के केस में हम बात कर रहे थे, तो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है इंडिया में एंड इनकी जो ट्रांजेक्शन है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, इनका जो लेखा जोखा है यानी कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा यानी कि हमने बाहर से पैसा लेना है, अगर नेगेटिव में है तो हमने बाहर पैसा देना है, तो डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, एंड फर्दर फॉरेन एक्सचेंज के केस में आपका जो आपके फॉरेन एक्सचेंज की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसके ऊपर डिपेंड भी करती है। देन इट इज रिलेटेड टू रेडी रेट। रेडी रेट को हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं कैश रेट, यानी कि जो प्राइस है आज की डेट में वही, यानी कि जो सेटलमेंट है वो आज की डेट में हो जाएगी, यानी कि जैसे सेटलमेंट है यानी कि ट्रांजेक्शन इज नहीं उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगी, यानी कि सेटलमेंट डेट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्लस जीरो ओवर देयर, दैट इज द रेडी रेट या जिसको हम कैश रेट भी कहते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू व्हाट? देन इट इज रिलेटेड टू टर्म रेट। टर्म रेट होता है जो आज नहीं होगा कल एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन आज हो गई, सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होगी। देखिए रेडी रेट के केस में क्या था, T+0 बेसिस था, लेकिन यहां पर टर्म रेट के केस में जिसको टुमारो रेट भी कहते हैं, इसके केस में जो आपकी सेटलमेंट है वो T+1 बेसिस पर है। एंड इसी तरह से आपके पास एक स्पॉट रेट होता है, दैट इज अ स्पॉट रेट, नॉट SPOT, इट इज SPOT। ओके, तो स्पॉट रेट होता है, उसके केस में सेटलमेंट होती है वो T+2 डे बेसिस पर होती है। एंड कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपकी सेटलमेंट 2 दिनों के बाद हो रही है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे? दोज विल बी अकाउंटेबल एज योर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे? उनको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उनको? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है यहां पे? ओके, अब एक चीज को ध्यान से समझिएगा, कि आपके पास यहां पर एक ट्रांजैक्शन है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए एंड यू एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन 10th। ओके, 10 तारीख को आप एंटर हुए कॉन्ट्रैक्ट में, 11th को संडे था, 11th इट वाज संडे, छुट्टी का दिन था, एंड फर्दर 12 एंड 13। ओके, एंड इस केस में अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल हुआ है यहां पर 14th को, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? सो व्हाट कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है। मैंने आपको अभी बताया, अगर तो आप ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट सेम डे होती है तो उसको कहते हैं कैश रेट या टर्म रेट, अगर एक दिन बाद हो रही है तो उसको कैश रेट या रेडी रेट कहते हैं, सॉरी, एंड T+1 पे होती है तो उसको टर्म रेट कहते हैं, 2 दिन के बाद होती है तो उसको स्पॉट रेट कहते हैं, एंड उससे भी बियॉन्ड होती है तो उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या फॉरवर्ड रेट कहते हैं, जो उस पर एप्लीकेबल रहेगा। इस केस में पर्टिकुलरली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है उसके बारे में आपको फटाफट आंसर करना है कि यहां पर 10 को ट्रांजैक्शन हुई लेकिन 11th को संडे था, उसके बाद 2 दिन का गैप पड़ा एंड फर्दर फिर 14th को सेटलमेंट हो गई है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? इट विल बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट विल बी द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो ये डेज हम काउंट कर रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों सेंटर्स में, दोनों के दोनों जोन्स में, यानी कि जहां पर इनिशिएशन हुई है ट्रांजैक्शन की वो एंड जहां पर सेटलमेंट हुई वो, दोनों के दोनों जोन्स में वर्किंग डेज होने चाहिए। दोनों के दोनों जोन्स में वर्किंग डेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक जगह पर वर्किंग है दूसरी जगह पर वर्किंग नहीं है। अगर वर्किंग नहीं है तो वो डे काउंट नहीं होगा, सेटलमेंट अगले दिन हो रही है तो उसको काउंट हम वही करेंगे जो उसको काउंट करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर 11th को संडे था तो उस डे को काउंट नहीं किया, सिर्फ 12 तारीख को काउंट किया, तो 2 यहां पर वर्किंग डेज बीच में है, तो ये कौन सा रेट काउंट होगा? दिस विल बी काउंटेड एज फॉर स्पॉट रेट ओवर देयर, राइट? ये चीज क्लियर होगी है? तो ये स्पॉट रेट हो गया, फॉरवर्ड रेट हो गया, हमने सभी चीजों को कैलकुलेट कर लिया यहां पर। अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट, करेंसी प्रीमियम पर कब है, डिस्काउंट पर कब है, उसके बारे में। लेट्स से द केस कि आपके पास 1 USD का जो प्राइस है डेट इज इक्वल टू 76.10/40 ओवर हियर। क्या प्राइस है? 76.10 है एंड 76.40 है। अच्छा, इसमें से बाइंग रेट कौन सा है? व्हाट विल बी द बाइंग रेट? काइंडली डू आंसर एट द लिस्ट। ये बेसिकली आपके पास टू वे कोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज सेड टू बी टू वे कोटेशन, यानी कि एक ही कॉर्ड के अंदर आपके पास बाइंग रेट भी है, सेलिंग रेट भी है, तो इसको क्या कहते हैं? टू वे कोटेशन कहते हैं, राइट? तो बाइंग रेट कौन सा है इसमें से? जो आपके पास स्लैश में लेफ्ट की तरफ रेट होता है ना, सबसे पहले जो, यानी कि स्लैश में आपके पास लेफ्ट की तरफ रेट होता है, उसको हम बाइंग रेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाइंग रेट कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? बाइंग रेट कहते हैं। एंड फर्दर जो स्लैश से राइट की तरफ होता है, इसको हम सेलिंग रेट कहते हैं। दैट इज सेड टू बी सेलिंग रेट। तो यहां पर बाइंग रेट क्या है? दिस इज 76.10। एंड अगर हम सेलिंग रेट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेलिंग रेट ओवर हियर,
अगर हम सेलिंग रेट की बात करें तो यहां पर सेलिंग रेट क्या है, इट इज 76.40। एक चीज क्लियर होगी है, तो बाइंग रेट यहां पर 76.10 है, सेलिंग रेट यहां पर 76.40 है। ओके, अब यहां पर एक चीज बताइए मुझे, अगर मेरे पास 1 मंथ फॉरवर्ड का जो यहां पर फॉरवर्ड पॉइंट्स है, 1 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स जो है, 1 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट जो है, दोज आर गिवन टू बी 40/50। तो ये करेंसी प्रीमियम पर होगी या डिस्काउंट पर होगी, इसके बारे में हमने बताना है। अभी देखो, अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि ये प्रीमियम पर है डिस्काउंट पर है। लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया। अगर 1 मंथ फॉरवर्ड आपके पास एंड ये 40/50 है, ये मेरे पास बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये मेरे पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये मेरे पास बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये मेरे पास सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स है, राइट। सिंपल सा आइडिया रखो कि अगर आपके पास सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स ज्यादा हैं बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट से, अगर मेरे पास सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट ज्यादा हैं बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट से, तो जो करेंसी होती है वो प्रीमियम पर होती है। तो करेंसी जो होती है वो प्रीमियम पर होती है। एंड अगर सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स लेसर हैं बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट से, तो जो करेंसी होती है वो डिस्काउंट पर होती है। इन दैट केस द करेंसी इज अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, राइट। चीज क्लियर होगी यहां पे। अगर तो सेलिंग के फॉरवर्ड पॉइंट ज्यादा है मेरे पास बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट से, तो वो प्रीमियम है, अगर कम है तो वो डिस्काउंट है। एंड प्रीमियम के केस में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स को, एंड डिस्काउंट के केस में हम प्रीमियम यहां पर क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इसी क्वेश्चन में अगर मुझे कहा होता 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट बताओ, क्या बताओ, 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट बताओ, तो 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट यानी कि 1 महीने बाद यूएसडी को बेचने का प्राइस क्या होगा, यूएसडी को बेचने का प्राइस क्या होगा, उसके बाद बताना है हमने 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट। तो यहां पर सेलिंग रेट को काउंट करेंगे, किस रेट को उठाएंगे हम, सेलिंग रेट को उठाएंगे यहां पे। तो सेलिंग रेट मेरे पास क्या है, डेट इज 76.40। क्या आ गया, सेलिंग रेट 76.40 आ गया, यहां पर लिखा ना मैंने, तो सेलिंग रेट 76.40 ये, लेकिन ये तो सेम डे का है, ये तो स्पॉट रेट है। अगर मुझे यहां पर 1 महीने बाद का बताना है, तो मुझे फॉरवर्ड पॉइंट्स को यहां तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड होंगे तब जब प्रीमियम पर करेंसी, सब्ट्रैक्ट होंगे तब जब डिस्काउंट पर करेंसी। तो यहां पर जो सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं वो ज्यादा है बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से, तो करेंसी जो है वो यहां पर प्रीमियम पर है। तो जो करेंसी है यहां पर वो प्रीमियम पर, तो प्रीमियम के केस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स को ऐड करते हैं। तो हम कौन से फॉरवर्ड पॉइंट्स को पिक करेंगे, सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स को पिक करेंगे। सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स कितने हैं, 50 हैं, तो ये 50 जो पॉइंट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि जो आंसर होगा डेट विल बी 76.90, यानी कि 1 मंथ फॉरवर्ड जो सेलिंग रेट रहेगा डेट विल बी 76.90 ओवर हियर, डेट विल बी 76.90 ओवर हियर। ओके, ये पार्ट क्लियर हो गया आपको। काइंडली फटाफट से कंफर्म करते रहिएगा साथ के साथ कि जो जो पार्ट क्लियर हो रहे हैं या फिर जो जो पार्ट्स में कमी पेश लगती है उनको साथ के साथ क्लैरिफाई कीजिएगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो डेट विल बी 76.90 ओवर हियर। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, कि मैंने यहां पर ऐड क्यों किया। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई, अगर मेरे पास सेलिंग पॉइंट ज्यादा है बाइंग के पॉइंट से, तो उसके केस में करेंसी प्रीमियम पर है, प्रीमियम पर होगा तो ऐड ही होंगे, अगर डिस्काउंट पर है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ओके, सो दैट इज द केस विद इट, तो दैट इज द केस विद इट। अब एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दैट इज द मर्चेंट रेट एंड इंटरबैंक मार्केट रेट। कौन कौन से रेट, मर्चेंट रेट एंड इंटरबैंक मार्केट रेट। अब मर्चेंट रेट क्या होता है, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको रेट बता दिया, वो क्या हो गया मर्चेंट रेट, मर्चेंट रेट। यानी कि ए पर्सन यहां पर बैंक के पास गया, बैंक ने उसको कोड दे दिया, कि हाँ इतने में मैं खरीदूंगा, इतने में बेचूंगा। ओके, तो वो कौन सा रेट होगा, यहां पे मर्चेंट रेट होगा। ओके, जब बैंक के साथ डील कर रहे हैं इंटरबैंक मार्केट में, तो जो रेट होगा दैट विल बी द इंटरबैंक मार्केट रेट, तो होगा इंटरबैंक मार्केट रेट होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया 76.10/30, लेट्स से हमने यहां पर लिया 76.10/30, तो मेरे पास ये जो 10 है ये बाइंग रेट है, ये मेरे पास सेलिंग रेट है, राइट। ये मेरे पास बाइंग रेट है, ये मेरे पास सेलिंग रेट है। जब ए ने बैंक से यूएसडी परचेज करने, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए ने बैंक से यूएसडी परचेज करने, ए वांट्स टू बाय यूएसडी फ्रॉम द बैंक ओवर देयर, ए ने बैंक से यूएसडी को परचेज करना है, तो ए कौन से रेट पर बाय कर पाएगा, ए बैंक से कौन से रेट के ऊपर बाय कर पाएगा। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, फटाफट से आंसर पोस्ट कीजिएगा, कंसेप्चुअल पार्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी करना यहां पर। देखिए बाइंग रेट तो मेरे पास 76.10 है, ठीक है, लेकिन वो किसका रेट है, ए देखिए, ए उस रेट पर बाय कर पाएगा जिस रेट पर मार्केट जो है यानी कि बैंक जो है वो सेल करने को तैयार है।
तो सिंपल सा फंडा रहता है कि मर्चेंट रेट के केस में जो रेट्स होते हैं वो ऑपोजिटली कॉट होते हैं, रेट्स होते हैं ऑपोजिटली कॉट होते हैं। डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए यानी कि किसी कस्टमर ने बैंक से परचेज किया, बैंक को दिया, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इंटरबैंक मार्केट रेट एप्लीकेबल होगा, राइट? तो ए कौन से रेट पर बाय कर सकता है? ए कैन बाय एट द प्राइस एट विच द मार्केट इज रेडी टू सेल, एट विच द बैंक इज रेडी टू सेल। ओके, तो ए यहां पर सेलिंग रेट के ऊपर बाय कर सकता है, यानी कि 76.30 के ऊपर बाय कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर कहा होता है कि बैंक ने ही लेन देन करना है आपस में, यानी कि कस्टमर के बारे में कोई बात कही नहीं है, तो इंटरबैंक मार्केट रेट होगा, तब बाइंग रेट होगा, सेलिंग रेट होगा। ओके, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, वहां पर कुछ गिवन नहीं था कि कस्टमर ने किया या किसने किया, तो वो बाइंग रेट होगा, सेलिंग रेट काउंट होगा। ओके, तो दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट? दैट वुड बी रिलेटेड टू द मर्चेंट रेट एंड इंटरबैंक मार्केट रेट। कंसेप्चुअल पार्ट काफी ज्यादा यहां पर रहता है, उसको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहां पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो फटाफट से यस लिख करके यहां पर मैसेज कर दीजिए। फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉरवर्ड पॉइंट है, मैंने आपको कहा कि 76.10 है एंड 40 है एंड फॉर द 40-50 मैंने फॉरवर्ड पॉइंट्स लिए। फॉरवर्ड पॉइंट होते क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द फॉरवर्ड पॉइंट ओवर देयर? क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? जो फॉरवर्ड पॉइंट मेरे पास होते हैं ना, ये 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहली बात है, ये जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं ये स्पॉट रेट के ऊपर एक तो मैटर करते हैं। किसके ऊपर कनेक्ट करते हैं? स्पॉट रेट के ऊपर। दूसरा है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मतलब होता है एक जोन का दूसरे जोन के साथ इंटरेस्ट रेट का कितना डिफरेंस है, उस जोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड फर्दर ये फॉरवर्ड पीरियड, यानी कि कितने पीरियड के बाद के आप फॉरवर्ड पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड फर्दर इंटरेस्ट रेट है तो इसको यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे। एंड फॉरवर्ड जो डेज है, फॉरवर्ड आपके पास पीरियड है, पर्टिकुलर क्या फॉरवर्ड पीरियड है, ये आपके पास डेज में होता है, तो इसको 365 से हम क्या कर देते हैं? नंबर ऑफ डेज से हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये यहां पर फॉर्मूला रहता है फॉरवर्ड पॉइंट्स का। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू फॉरवर्ड पॉइंट्स ओवर हियर, राइट? So that is the thing related to the forward points over there. That is spot rate multiplied by interest rate differential multiplied by the forward period over there and divided by the number of days in the year multiplied by 100 over there. Okay, so that's the case related to it. Further अगले पॉइंट पर चलते हैं, it's related to direct and indirect quote over there. Direct quote क्या होता है? What is the direct quote and what is the indirect quote? Direct quote होता है जहां पर जो होम करेंसी होती है वो वेरिएबल होती है एंड जो फॉरेन करेंसी होती है वो फिक्स्ड यूनिट होता है, राइट? जैसे अगर मैं कहूं कि 1 USD इज इक्वल टू 76.90, तो ये क्या पर्टिकुलरली दिस इज द डायरेक्ट कोड। ये कौन सा कोड है? डायरेक्ट कोड है, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है वो स्टेबल है, उसका फिक्स्ड यूनिट है, एंड जो होम करेंसी है उसका वेरिएबल यूनिट है। तो ये कौन सा कोड है? दिस इज अ डायरेक्ट कोड, ये डायरेक्ट कोड है। एंड फर्दर जहां पर आपकी होम करेंसी जो हो वो वेरिएबल हो, लेट्स टेक द केस, सॉरी होम करेंसी जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि 100 INR इज इक्वल टू लेट्स टेक द केस 1.50 USD। ओके, तो ये कौन सा कोड है? दिस इज द इनडायरेक्ट कोड। लेकिन इनडायरेक्ट कोड जो हो गए हैं वो खत्म कर दिए गए हैं, आरबीआई के द्वारा ऑलरेडी खत्म कर दिए जा चुके हैं। ओके, एंड डायरेक्ट कोड के केस में क्या रहता है? डायरेक्ट कोड के केस में रहता है बाय लो सेल हाई। इसके केस में रहता है बाय लो सेल हाई, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यूएसडी का जो प्राइस है वो यहां पर 76.90 तो बाय कर लिया, अगर ये 80 रुपीज हो गया तो इसको सेल कर दूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट अर्न होगा, तो मुझे प्रॉफिट अर्न होगा। लेकिन जहां पर इनडायरेक्ट कोड होता है, जहां पर इनडायरेक्ट कोड होता है वहां पर क्या कोड होता है? वहां पर कोड होता है बाय हाई सेल लो, यानी कि 100 रुपए में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब मुझे यूएसडी मिल जाएंगे, लेट्स से 100 में जब मुझे 1.50 मिल रहे तो मैंने क्या कर लिया? बाय कर लिए, तब मैंने बाय कर लिए। एंड जब 100 रुपीज में मुझे 1.20 यूएसडी मिल रहे थे तब मैंने क्या कर दिया? मैंने सेल कर दिया, ताकि मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊं, ओके? सो दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द डायरेक्ट कोड एंड द इनडायरेक्ट कोड ओवर हियर। दैट इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द डायरेक्ट कोड एंड द इनडायरेक्ट कोड ओवर हियर। फर्दर उसके बाद जो कंसेप्ट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू क्रॉस रेट। क्रॉस रेट पर्टिकुलरली क्या होता है? जैसे ना एक चेन रूल होता है, इसमें हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज अ चेन रूल। जैसे आपके पास चेन होती है ना लोहे की, उसी तरह से लाइक दैट वे, ओके? यानी कि कहने का मतलब है लेट्स टेक द केस कि आपके पास यूएसडी टू INR का प्राइस गिवन है, दैट इज 1 USD इज इक्वल टू 76.10 INR ओवर हियर, ओके? एंड फर्दर आपके पास यूरो का प्राइस गिवन है, दैट इज 1 यूरो इज इक्वल टू USD टू INR का प्राइस गिवन, USD टू यूरो का प्राइस गिवन है, 1 USD इज इक्वल टू 1.08 यूरो ओवर हियर,
ओके आपके पास ये प्राइसेस गिवन है। एंड व्हाट इफ वी नीड टू कैलकुलेट द यूरो टू आईएनआर प्राइस, अगर हमें यूरो टू आईएनआर प्राइस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो 1 USD इज इक्वल टू दिस एंड 1 USD इज इक्वल टू दिस। ओके हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ना यहां से 76.10 INR इज इक्वल टू 1.08 यूरो। हम यहां पर ये चीज लिख सकते हैं ना, यानी कि यूरो टू आईएनआर का रेट क्या होगा? 76.10 डिवाइडेड बाय 1.08 INR यूरो बाय INR, यूरो डिवाइडेड बाय INR ओवर देयर, ये कोट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस रेट का इस्तेमाल करते हुए। ये सभी कंसेप्ट्स मैं आपको क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट पर्टिकुलर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां पर रेट फिक्स है, फ्लोटिंग जहां पर चेंज हो रहे हैं। एंड परसेंट एंड पर मिले, जो परसेंट होता है ना वो 100 के पीछे होता है, जो परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो पर 100 के पीछे कैलकुलेट करते हैं, जो पर मिले होता है वो अब पर 1000 के पीछे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंट एंड पर मिले ओवर देयर। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बताना जरूरी है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेजर ना एक पर्सन होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 या 2 मार्केट्स का एक्सेस है, ये मार्केट 1 है, ये मार्केट 2 है। ओके ये इंडिया में है एंड लेट्स से द केस ये न्यूयॉर्क में है। ओके एंड यहां पर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं यहां पर डील कर रहा हूं। अब मुझे पता है कि मार्केट में अगर मैं सेम टाइम के ऊपर, ध्यान रखिएगा किस टाइम के ऊपर? सेम टाइम के ऊपर अगर मैंने कोई चीज यहां पर एक मार्केट से खरीदी, साथ के साथ मैंने दूसरी मार्केट में बेच दी, बिना होल्ड किए साथ के साथ मैंने दूसरी मार्केट में बेच दी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, टू फॉर प्रॉफिट ओवर हियर, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी आर्बिट्रेज। उसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द आर्बिट्रेज ओवर देयर, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्बिट्रेज कहते हैं। फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू डीलिंग रूम। अब डीलिंग रूम का कंसेप्ट यहां पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो डीलिंग रूम के केस में हमारे पास पर्टिकुलरली क्या होता है? हमारे पास ना ऑफिस होते हैं, जैसे मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, ठीक है? ये आपके पास क्या होता है? डिफरेंट आपके पास ऑफिस होते हैं एंड उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट ऑफिस के बारे में। तो हमारे पास 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो है फ्रंट ऑफिस, फिर बात आती है हमारे पास बैक ऑफिस, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मिड ऑफिस के बारे में। कुछ इस तरह से हम बात करते हैं। ओके फ्रंट ऑफिस जो होता है वो यहाँ पर डीलर जोन है, जहां पर डीलर बैठते हैं, डीलर डील करेंगे एंड डीलर को 2 पोजीशंस मेंटेन करनी होती हैं। एक तो डीलर को मेंटेन करनी होती है फंड्स पोजीशन, फंड्स पोजीशन यानी कि कितने फंड्स आए, यानी कि फंड कितना इनफ्लो हुआ एंड फंड कितना आउटफ्लो हुआ, उसकी पोजीशन को मेंटेन करना होता है। दूसरी जो पोजीशन यहां पर डीलर को मेंटेन करनी पड़ती है दैट इज रिलेटेड टू करेंसी पोजीशन। कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी होती है? करेंसी पोजीशन मेंटेन करनी होती है। करेंसी पोजीशन के केस में क्या होता है कि आपने करेंसी कितनी परचेज करी एंड कितनी करेंसी आपने बेची है। ओके यानी कि इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होता है ओवरबोट कंडीशन, ओवरबोट कंडीशन, दूसरी आपके पास होती है ओवरसोल्ड कंडीशन। ओवरबोल्ड पोजीशन या ओवरसोल्ड पोजीशन। ओवरबोल्ड पोजीशन क्या होगी? यानी कि यहां पर मैंने खरीदे 10,000 USD, मैंने यहां पर USD कितने खरीद लिए? 10,000 खरीद लिए एंड फर्दर बेचे कितने? सिर्फ और सिर्फ 9,000 USD बेचे। तो मैंने सेल किए 9,000 एंड फर्दर बाय किए 10,000। तो ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज द ओवरबोट पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको ओवरबोट पोजीशन कहते हैं एंड ओवरबोट को हम एक और नाम से जानते हैं, दिस इज सेड टू बी लॉन्ग पोजीशन। क्या कहते हैं? लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। जब खरीद ज्यादा लिया बेचा कम तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवरबोट पोजीशन कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसके ऑपोजिट अगर यहां पर मैंने बेच दिया ज्यादा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वांटिटी जो थी USD की मेरे नोस्ट्रो अकाउंट में, मेरा नोस्ट्रो अकाउंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नोस्ट्रो अकाउंट? नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या रहता है? बैंक है यहां पर एंड फॉर द बैंक सारी डीलिंग खुद तो नहीं करता, इसकी सब्सिडरीज होती है ना बाहर फॉरेन कंट्रीज में। लेट्स से देखिए XYZ बैंक है, यहां पर इसने अकाउंट मेंटेन कर रखा है जो कि किसमें? फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन्ड है। किसमें मेंटेन्ड है? फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन्ड है एंड यहां पर इसी के थ्रू अपना कामकाज चला रहा है सारा का सारा, ठीक है? तो यहां पर इस अकाउंट को क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अब इसके नोस्ट्रो अकाउंट में अवेलेबल थे सिर्फ और सिर्फ 5,000 USD। कितने थे? 5,000 USD एंड फॉर दिस ने सेल कितने कर दिए? कॉन्ट्रैक्ट कितने एंटर कर गया सेल करने के? 15,000 USD को बेचने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया। तो ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है ओवरसोल्ड पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? ओवरसोल्ड पोजीशन है एंड ओवरसोल्ड पोजीशन को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम इनको शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं। इन पोजीशंस को हम शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं, ओवरसोल्ड पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन भी कहते हैं, राइट?
दिस इज पर्टिकुलरली द ओवरबॉट पोजीशन और ओवरसोल्ड पोजीशन। तो फ्रंट यहाँ पर डेस्क पर जो बंदे होते हैं, यानी कि डीलिंग रूम में जो पर्सन होते हैं फ्रंट रूम में, उनको दो पोजीशन मेंटेन करनी होती है। एक होती है फंड पोजीशन, दूसरी होती है करेंसी पोजीशन। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास जो होता है, अब यहाँ पर डीलर को ना लिमिट्स प्रोवाइड की जाती है कि आपको इस लिमिट में परचेज करना है, आपकी डे लाइट लिमिट होनी चाहिए, आपके पास ओवरनाइट लिमिट इतनी होनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स यहाँ पर तय की जाती हैं, जिसके हिसाब से जो डीलर्स होते हैं वो अपने ट्रेड में एंटर करते हैं, राइट। एंड फर्दर फिर आता है हमारे पास बैक ऑफिस। बैक ऑफिस जो होता है ना, वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जितनी भी डील्स होती हैं उन सभी को क्या करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, सभी डील्स को यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं। एंड फर्दर यहाँ पर बिल्कुल भी लेक्सिटी नहीं बरती जा सकती, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी आंच को धीमे कर लिया, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो डीलिंग रूम में अगर कोई घपला हो गया तो पता नहीं लगेगा। ओके, सो दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द बैक ऑफिस। मिड ऑफिस जो होता है, ये इसका मेन काम होता है रिस्क मैनेजमेंट करना। क्या करना? रिस्क को मैनेज करना, ये इसका मेन काम है, ये इसका मेन काम है मिड ऑफिस का। यहां पर मेन काम रहता है रिस्क को मैनेज करना। एंड फर्दर यहां पर ये रिस्क जो भी फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं, उन सभी रिस्क को यहां पर ये मैनेज करते हैं। जो भी रिस्क लिया गया उसको देखते हैं कि क्या रिस्क लिया गया, एंड फर्दर कंप्लायंस भी करते हैं। डिफरेंट जैसे मान लीजिए आरबीआई की गाइडलाइंस है, बैंक की गाइडलाइंस है, उनके साथ कंप्लाई भी करना है। तो ये सारा काम काज कौन करता है? दिस इज डन बाय मिड ऑफिस ओवर देयर। ओके, सो दैट्स रिलेटेड टू द डीलिंग रूम। ओके, आई होप कि यहां तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एंड फर्दर आगे चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज बैंक XYZ received a money transfer of USD 10,000 already credited to the Nostro account. What amount will be paid to the customer if the spot rate is given to be this, 1 month forward differential is given to be this, exchange margin is given to be 0.10? अब आप बोलोगे सर जो जो आपने पढ़ा है वो तो यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन मैं आपको सभी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, दो तरह के और रेट होते हैं सेटलमेंट के हिसाब से। होते हैं टीटी रेट, एक होते हैं टीटी रेट, एक होते हैं बिल्स रेट, एक होता है बिल्स रेट। देखिए, जहां पर सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, जहां पर सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है, यानी कि कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम क्या कहते हैं? दोज आर सेड टू बी द टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट्स कहते हैं। एंड जहां पर आपके पास इन बिटवीन डिले रहता है, जहां पर प्रोसेसिंग के लिए डिले रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? दोज आर सेड टू बी द बिल्स रेट ओवर देयर। एंड दोनों की दो टाइप्स होती हैं। टीटी रेट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, बिल्स रेट की भी दो टाइप्स होती हैं। यानी कि टीटी बाइंग रेट होगा एंड टीटी भी क्या होगा? सेलिंग रेट होगा। बिल्स भी बाइंग रेट होगा एंड बिल्स भी सेलिंग रेट होगा। क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में अभी हम यहां पर समझ लेंगे, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक स्टोरी फॉर्म में समझो। बैंक XYZ रिसीव्ड अ मनी ट्रांसफर ऑफ USD 10,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, यानी कि कोई डिले तो नहीं होगा ना, कोई डिले तो नहीं होने वाला। यानी कि मुझे इतना पता चल गया कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये टीटी रेट है। मुझे ये नहीं पता ये बाइंग ट्रांजैक्शन है, सेलिंग ट्रांजैक्शन है, ये टीटी रेट ट्रांजैक्शन है। ओके, अब यहां पर बैंक बना लेते हैं, XYZ बैंक है, एंड फर्दर इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है यहां पर PQR बैंक है, जहां पर इसका नोस्ट्रो अकाउंट है। एंड ऑलरेडी यहां पर पैसा क्रेडिट हो चुका है। एंड ये पैसा किसका है? ये कस्टमर का क्रेडिट है। बैंक को मनी ट्रांसफर बना ना, ये कस्टमर का पैसा है जो यहां पर क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है 10,000 USD का। एंड यहां पर ये कस्टमर है एक्स जो है वो कस्टमर है। अब ये 10,000 USD इस पर्सन के, एक्स पर्सन के। अब पर्टिकुलरली बैंक कितना अमाउंट पे करेगा कस्टमर को? पहली बात तो ये ना, कस्टमर के 10,000 USD है, तो कस्टमर इसको क्या करेगा? सेल करेगा। कस्टमर इसको सेल करेगा। अब मैंने आपको बताया था ना मर्चेंट रेट एंड इंटरबैंक मार्केट रेट। मर्चेंट रेट, इंटरबैंक मार्केट रेट बताया था ना आपको। मर्चेंट रेट क्या होता है? जब बैंक कस्टमर को रेट देता है उसको मर्चेंट रेट कहते हैं। अब कस्टमर किस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा ये बता दो। कस्टमर किस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा? कस्टमर उस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक जो है वो परचेज करने को रेडी है। कस्टमर उस रेट पर सेल कर पाएगा जिस रेट के ऊपर बैंक जो है वो क्या करने को रेडी है? वो यहां पर परचेज करने को, यानी कि बाय करने को रेडी है। तो ये बाइंग रेट के ऊपर क्या कर पाएगा? यहां पर परचेज यहां पर सेल कर पाएगा। ओके, तो ये कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? बैंक ने कौन सा रेट कोट किया? बैंक ने कौन सा रेट कोट किया? बैंक ने बाइंग रेट कोट किया। तो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? इट विल बी टीटी बाइंग रेट। इट विल बी टीटी बाइंग रेट, राइट। तो ये ट्रांजैक्शन को क्या होगी? टीटी बाइंग रेट होगी। जब भी आपकी ट्रांजैक्शन साथ के साथ सेटल हो रही है तो उसके केस में क्या आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? जल्दी से जल्दी बताइएगा। जब आपकी ट्रांजैक्शन में डिले है ही नहीं है तो क्या आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये जो आपको दिए गए ना यहाँ पर ये 1 मंथ फॉरवर्ड डिफरेंशियल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिए गए हैं। इनकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। 1 मंथ फॉरवर्ड डिफरेंशियल की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ओके, कोई जरूरत नहीं है इसकी यहाँ पे।
तो यहां पर आगे समझते हैं, यहां पर एक चीज को समझिएगा ध्यान से कि आपने यहां पर ट्रांजेक्शन कर दिया, अब आपके पास प्राइस देखते हैं क्या दिया, स्पॉट रेट क्या दिया गया, स्पॉट रेट इज गिवन टू बी 76.30/45, ये मेरे पास बाइंग रेट है, ये मेरे पास सेलिंग रेट है, राइट। अब ये ट्रांजैक्शन में बैंक कौन सा रेट कोड कर रहा है, बाइंग रेट कोड कर रहा है, तो बाइंग रेट को पिक कर लो, इट इज 76.30 ओवर हियर, तो ये मेरे पास 76.30 आ गया। अब यहां पर एक और फंडा आ गया, किस चीज का, एक्सचेंज मार्जिन, ये क्या बनाओगे। अब सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, क्या फंडा है, अगर तो आपके पास सेलिंग है, अगर तो सेलिंग रेट है, चाहे वो बिल सेलिंग रेट है चाहे वो टीटी सेलिंग रेट है, उसके केस में एक्सचेंज मार्जिन क्या होता है, सम यानी कि ऐड होता है, उसके केस में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बाइंग रेट है तो एक्सचेंज मार्जिन जो होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट होगा। इस केस में बाइंग रेट है, सेलिंग रेट है, दिस इज द बाइंग रेट ओवर हियर, तो यहां पर एक्सचेंज मार्जिन जो है 0.10% का, दिस वुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो एक्सचेंज मार्जिन यहां पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 76.3 माइनस 0.1% ओवर देयर, यानी कि 76.2237, 76.2237, ठीक है, ये रेट कोट होगा। एंड कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, क्वेश्चन तो अभी बीच में रह गया ना, तो कितना अमाउंट क्रेडिट यहां पर क्रेडिट होगा, 76.2237 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 ओवर हियर, दैट इज इक्वल टू 762237, 762237, ये अमाउंट यहां पर क्रेडिट होगा यहां पर कस्टमर के अकाउंट में, राइट। ये चीज क्लियर होगी है, ये चीज यहां पर क्लियर होगी है। दोबारा से बता देता हूं, बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में कस्टमर के 10,000 यूएसडी आए, अब कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे डालें, वो यूएसडी किसके हैं, वो कस्टमर के यूएसडी हैं, कस्टमर उनको क्या करेगा, बेचेगा, तभी उसको आइनर मिलेंगे ना। अब वो किस रेट पर बेच पाएगा, जिस रेट पर बैंक खरीदने को तैयार है, यानी कि यहां पर बाइंग रेट होगा। अब क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, डिले का तो मतलब ही नहीं है, तो यहां पर कौन सा रेट होगा, इट विल बी द टीटी बाइंग रेट ओवर देयर, यानी कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ओवर देयर। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इट्स रिलेटेड टू, इट सेज ऑन 26 मार्च 2020 आपका कस्टमर प्रेजेंट करता है बिल। बिल को समझ लेते हैं सबसे पहले, बिल क्या होता है। लेट्स से द केस कि यहां पर ए जो है वो आपके पास है यहां पर बायर, एंड फर्दर बी जो है वो यहां पर है आपके पास सेलर। अब बायर के मन में ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि मेरे पास इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स आ जाए, एंड सेलर के मन में ये डर रहता है कि ऐसा ना हो कि गुड्स ले ले मेरे को पैसा ना दे। ओके, दोनों के मन में ये डर है। तो यहां पर ए ने सामान परचेज किया क्रेडिट के ऊपर, तो बी ने यानी कि सेलर ने इसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया कि तुमने मुझे इतने पैसे देने हैं, एक बिल ड्रॉ कर दिया, एंड ए ने इस बिल को एक्सेप्ट करके इसको वापस दे दिया। ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं, एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये क्या बन गया, बिल बन गया, जो अभी यहां पर बी के पास पेंडिंग है, बी के पास अभी पेंडिंग है। ओके, अब ये जो बिल होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के बिल होते हैं। एक होता है साइट बिल, एक होता है साइट बिल, यानी कि जैसे ही बिल प्रेजेंट किया जाएगा, बी के पास बिल आ गया, बी जैसे ही बिल को प्रेजेंट करेगा, ए को पैसा पे करना पड़ेगा, वो होता है साइट बिल, उसको हम कहते हैं साइट बिल। ओके, दूसरा जो बिल होता है दैट इज अ यूसेंस बिल, उसको हम क्या कहते हैं, यूसेंस बिल कहते हैं। यूसेंस का मतलब होता है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम, कितना टाइम, ये बिल में लिखा होगा, यानी कि या तो कोई फिक्स डेट हो सकती है, या तो इस केस में कोई फिक्स डेट लिखी हो सकती है बिल के ऊपर कि इस डेट को पैसा पे करना है, या फिर कोई फिक्स्ड पीरियड हो सकता है। जैसे मान लो ये लिख दिया कि 3 महीने के बाद पैसा पे करना है, 2 महीने के बाद पैसा करना है, ठीक है, तो वो यहां पर हो गया फिक्स डेट या फिक्स पीरियड, तो उसको कहते हैं यूसेंस बिल कहते हैं। ओके, अब बी के पास यहां पर बिल अवेलेबल है, लेकिन बी को पैसा चाहिए, तो बी इस बिल को लेके जाएगा अपने बैंक के पास, बी इस बिल को लेके जाएगा अपने बैंक के पास, एंड फर्दर अगर तो साइट बिल है तो बिल क्या होगा, बिल वुड बी परचेज्ड बाय द बैंक। देखिए सिर्फ नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, अगर तो साइट बिल होता है तो बिल को परचेज करता है बैंक, एंड अगर यूसेज बिल होता है तो बैंक जो होता है बिल को क्या करता है, डिस्काउंट करता है। तो फिर जो बैंक होता है बिल को क्या करता है, डिस्काउंट करता है। सिर्फ आपकी नॉमेनक्लेचर की नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर बैंक के पास लेकर आया, सेलर जो था बैंक के पास बिल लेकर आया, बैंक ने यहां पर बिल को देखा, बैंक ने यहां पर बिल को क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, या बैंक ने बिल को परचेज कर लिया। ओके, एंड ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगा किसको, यहां पर कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा, एंड फर्दर ड्यू डेट के ऊपर पैसे यहां पर बायर से ले लेगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट विद इट। अभी वापस से क्वेश्चन पर आते हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए। On 26th March 2020, your customer has presented to you their bill for 50,000 USDs drawn on party in USA.
ओके तो यहां पर आपका एक कस्टमर है एक्सपोर्टर भाई, जो यहां पर आपकी ब्रांच को विजिट करता है एंड फर्दर इसने आपको बिल दिया है कितने अमाउंट का, 50,000 यूएसडीज अमाउंट का इसने बिल जो आपको दे दिया है एंड उसके बदले में ये लिक्विडिटी चाहता है। एंड फर्दर जो यहां पर इंपोर्टर है वो यूएसए में बैठा है, वो यूएस में बैठा है। अब यहां पर जो XYZ बैंक है अपने काउंटर पार्ट यानी कि अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को, यहां पर लेट्स से PQR बैंक है, उसके पास यहां पर क्या भेजेगा, बिल को भेजेगा ड्यू डेट के ऊपर एंड फर्दर ये आगे इंपोर्टर को भेजेगा। इंपोर्टर यहां पर पैसा जो होगा इसके नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट करेगा, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस ओवर हियर। तो ये प्रोसेस यहां पर रहने वाला है, ये प्रोसेस यहां पर रहने वाला है ना। एंड फर्दर मुझे स्पॉट रेट दिया गया, 1 मंथ फॉरवर्ड पीरियड दिया गया। अब यहां पर एक कंसेप्ट दिया गया, क्या दिया गया, ट्रांजिट पीरियड। क्या कंसेप्ट है, ट्रांजिट पीरियड का कंसेप्ट है। ट्रांजिट पीरियड क्या होता है, ट्रांजिट पीरियड ये नहीं कि सामान जो होगा वो कितनी देर में इंपोर्टर के पास पहुंचेगा, नो दैट इज नॉट द ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड होता है कि जब बिल ड्रॉ किया गया, जब से बिल ड्रॉ किया गया उस डेट से लेकर के जिस डेट तक पैसा यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता उसको हम ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। ओके तो यहां पर ट्रांजिट पीरियड जो दिया गया वो 20 डेज का दिया गया, एक्सचेंज मार्जिन 0.15% का दिया गया, साथ के साथ इन्होंने लाइन लिख दी ट्रांजिट पीरियड टू बी राउंडेड ऑफ टू द हायर मंथ। अब यहां पर ट्रांजैक्शन कब हुई थी, यहां पर डेट प्रेजेंट कब हुआ है, यहां पर 26 मार्च को हुआ, प्रेजेंट हुआ। ओके तो 26 से लेकर 20 डेज अगर काउंट करें तो 16 अप्रैल बन गया। एंड इन्होंने कहा कि एक दिन का अगले महीने का रेट काउंट होगा, अगर मतलब अगले नेक्स्ट मंथ का हायर मंथ का काउंट होगा तो यहां पर 1 मंथ फॉरवर्ड हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक चीज तो हमें पता लगी क्वेश्चन पढ़ के, एक चीज तो हमें क्वेश्चन पढ़ करके पता लगी कि जो ट्रांजेक्शन है साथ के साथ सेटल नहीं हुई है उसमें डिले था। तो कौन सा रेट होगा, इट विल बी द बिल्स रेट। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, इट विल बी द बिल्स रेट विच विल बी एप्लीकेबल, राइट। कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, बिल्स रेट एप्लीकेबल होगा ना। अब यहां पर नॉमिनल को समझते हैं। अभी पैसा किसका है, ये पैसा किसका है, कस्टमर का पैसा है। तो अल्टीमेटली यहां पर कस्टमर ने पैसे बेचने हैं। जब ये बिल जो है पैसा PQR बैंक से वापस आ जाएगा XYZ के पास, तो अल्टीमेटली पैसा तो एक है ना, ये वाला जो बिल का पैसा है, एंड ए ने क्या करना है, अब सेल करना है। ए ने इन USDs को क्या करना है, सेल करना है। सेल किस रेट पर कर पाएगा, जिस रेट पर बैंक जो है वो बाय करने को रेडी है। तो बैंक कौन सा कोड देगा, बैंक विल बी गिवन द बाइंग कोड, बैंक जो होगा वो बाइंग कोड देगा। तो यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, इट विल बी द बिल्स बाइंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल। देखिए क्वेश्चन में ना कई बार सिंपली ये पूछते हैं कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पर TT रेट होगा, कहां पर बिल्स बाइंग रेट होगा, राइट। तो इट विल बी द बिल्स बाइंग रेट विच विल बी एप्लीकेबल। ओके ये चीज क्लियर होगी है, बिल्स बाइंग रेट एप्लीकेबल हो गया। अब इसके बाद पर्टिकुलरली अब इसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब यहां पर देखिएगा कि मेरे पास 1 मंथ फॉरवर्ड रेट एप्लीकेबल होना है। तो ये रेट ऑलरेडी मुझे दे रखे हैं, ऑलरेडी मेरे को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो स्पॉट रेट मुझे दिया गया 72.30, दैट इज 1 USD इज इक्वल टू 72.30/40। अब ये मेरे पास बाइंग रेट है एंड ये मेरे पास सेलिंग रेट है। अब ये कौन सा रेट एप्लीकेबल हुआ, यहां पर बाइंग रेट एप्लीकेबल हुआ। तो कौन सा रेट पिक किया हमने, 1 USD इक्वल टू 72.30, ये रेट हमने पिक कर लिया। साथ के साथ मेरे पास 1 मंथ फॉरवर्ड मार्जिन है 0.40/0.50, ये बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये मेरे पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स। अब ये प्रीमियम का केस है, डिस्काउंट का केस, काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी बताइएगा, काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट कि यहां पर ये प्रीमियम का केस है या फिर डिस्काउंट का केस है। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा कि यहां पर ये जो केस है करेंसी का, ये प्रीमियम का केस है या फिर डिस्काउंट का केस है। दिस वुड बी द केस रिलेटेड टू व्हाट, प्रीमियम का केस रहेगा या डिस्काउंट का केस रहेगा, इट विल बी द केस ऑफ प्रीमियम ओवर हियर, इट विल बी द केस ऑफ प्रीमियम ओवर हियर। कैसे प्रीमियम रहेगा, अब यहां पर देखिएगा ये मेरे सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं एंड ये मेरे बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं। सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स अगर ज्यादा होते हैं बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स से, तो केस कौन सा था, प्रीमियम का होता है। प्रीमियम के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहां पर फॉरवर्ड पॉइंट्स कौन से हैं, बाइंग के फॉरवर्ड पॉइंट्स कितने हैं, 40 हैं। ओके तो ये 40 पॉइंट्स होंगे, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जो प्राइस होगा डेट विल बी 72.70, जो प्राइस होगा यहां पर डेट विल बी 72.70 ओवर हियर। ओके तो ये 72.70 हो गया, ये चीज क्लियर होगी। अब 72.70 मेरे पास यहां पर 1 USD का प्राइस हो गया है, that is 1 USD प्राइस ओवर है, that is 72.70 ओवर हियर, राइट। एंड फर्दर यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था, आपके पास जो बाइंग रेट होता है उसके केस में एक्सचेंज मार्जिन ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है, एक्सचेंज मार्जिन को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसको पहले नहीं सब्ट्रैक्ट कर देना, पहले रेट कैलकुलेशन होगी उसके बाद एक्सचेंज मार्जिन लगेगा। ओके, तो 0.15% को यहां पर सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट कर देना। सो इट विल बी 72.70 माइनस 0.15%, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 72.59, दैट इज इक्वल टू 72.59095। ओके, तो ये यहां पर रेट कॉट किया जाएगा। सो दिस विल बी द रेट दैट विल बी कॉटेड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितना अमाउंट, तो इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट। सो दिस वुड बी द आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर रिलेटेड टू दिस। इट सेज एन इंपोर्टर हैज रिक्वेस्टेड यू टू इशू अ डिमांड ड्राफ्ट। तो यहां पर भाई साहब हैं एक इंपोर्टर, एंड फर्दर ये गए हैं XYZ बैंक के पास एंड कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो यूएसए के नाम पर। यूएसए में कोई होगा एक्सपोर्टर इनका भाई जिसको पैसे भेजने हैं, उसके नाम पर कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो। यहाँ पर PQR बैंक है जो बाहर बैठा है, यानी कि इसका नोस्ट्रो अकाउंट है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई डिले होगा क्या? जैसे इसने रिक्वेस्ट डाली साथ के साथ इसको डेबिट कर देंगे। ये अपने नोस्ट्रो अकाउंट में से जितने अमाउंट का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट देना है, 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट देना है, तो 50,000 जो यहाँ पर USDs हैं इनको ये क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे एंड डिमांड ड्राफ्ट इशू कर देंगे। अब इस केस में अगर इंपोर्टर ने डिमांड ड्राफ्ट लेना है, यानी कि इसने पैसे बाहर भेजने हैं, तो उसके केस में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर पहले USDs बाय करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? बाय करने पड़ेंगे। एंड यहां पर रेट कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? मर्चेंट रेट एप्लीकेबल होगा या फिर इंटरबैंक मार्केट रेट एप्लीकेबल होगा? मर्चेंट रेट एप्लीकेबल रहेगा यहां पर या फिर इंटरबैंक मार्केट रेट एप्लीकेबल रहेगा? इट विल बी द इंटरबैंक मार्केट रेट विच विल बी एप्लीकेबल। It will be the interbank market rate और merchant rate which will be applicable. It will be the merchant rate, क्योंकि बैंक से परचेज कर रहे हैं ना सीधा, ये कस्टमर बैंक का रिलेशनशिप हो गया ना। तो यहां पर मर्चेंट रेट रहेगा, तो यहां पर किस रेट पर बाय कर पाएगा? जिस रेट पर बैंक इसको सेल करने को तैयार है, यानी कि सेलिंग रेट एप्लीकेबल रहेगा। तो दो चीजें पता लग गई। एक पहली चीज कि कोई डिले नहीं है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन है? TT ट्रांजेक्शन है। और दूसरी चीज, बैंक ने रेट कौन सा कोड किया? बैंक ने सेलिंग रेट कोड किया, तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? TT सेलिंग रेट ट्रांजेक्शन हो गई। कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? TT सेलिंग रेट ट्रांजैक्शन होगी। इज दैट क्लियर? अब रेट क्या दिए गए यहां पर? मुझे USD टू INR का प्राइस दिया गया 76.32/48 एंड कौन सा कोड करना है? ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। मुझे पिक करना है सेलिंग रेट, तो 76.48 हो गया। एक्सचेंज मार्जिन दिया गया। अब मैंने आपको बताया था कि बाइंग के केस में एक्सचेंज मार्जिन सब्ट्रैक्ट होता है, सेलिंग के केस में एक्सचेंज मार्जिन ऐड होता है। तो यहाँ पर 0.15% को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ओके, तो ये इट विल बी 76.48 plus 0.15%, that is equal to 76.59472. 76.59472, राइट। तो ये हो गया 76.59472, ये मेरे पास आंसर रहेगा। अब यहां पर ये तो रेट है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय इंपोर्टर, तो इसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना अमाउंट इंपोर्टर को पे करना पड़ेगा? डेट इज इक्वल टू 3829,736। 3829,736 ये अमाउंट जो है वो इंपोर्टर को यहां पर पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? बैंक को पे करना पड़ेगा 50,000 USD का ड्राफ्ट इशू करवाने के लिए। ओके, ओके, अभी फटाफट से एक क्वेश्चन और यहां पर करते हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे यहां पर करते हैं। तो 1 USD इज इक्वल टू 76.1030। 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट हमें दिए गए हैं। इफ पर्सन A wants to remit 10,000 USDs आफ्टर 2 months, what will be the cost to A? तो A एक पर्सन है जो कि बाहर भेजना चाहते हैं 10,000 USDs आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद। तो डेफिनेटली यहां पर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? पहली चीज तो ये कि ट्रांजैक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, साथ के साथ नहीं हो रही है, इसमें डिले फैक्टर है। तो ये बिल रेट होगा कि TT रेट होगा? डेफिनेटली इट विल बी द बिल रेट। इट विल बी द बिल रेट, ठीक है। अभी 10,000 USDs को बाहर भेजना चाहता है, तो उसके केस में पहले इसको बाय भी तो करने पड़ेंगे, तभी बाहर भेजेगा। तो कौन सा रेट पे बाय करेगा? जिस रेट पे मार्केट इसको सेल करने को तैयार है। तो कौन सा रेट होगा? इट विल बी द बिल्स सेलिंग रेट। इट विल बी द बिल्स सेलिंग रेट विच विल बी कॉटेड। बिल सेलिंग रेट होगा ना जो कॉट किया रहेगा, क्योंकि यहां पर ये पर्सन जो है ये साथ के साथ तो कर नहीं सकता, पैसे यहां पर मिलेंगे इसको पहले कॉट लेना पड़ेगा। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? इट विल बी बिल सेलिंग रेट व्हिच विल बी एप्लीकेबल। ओके, वो पता लग गया कि यहां पर मार्जिन वाला कोई दे नहीं रखा, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज द कोटेशन जो जाएगी वो इस हिसाब से जाएगी।
अब यहाँ पर USD टू INR का प्राइस दिया गया 76.10/30 मुझे दिया गया। तो यहाँ पर रेट जो होगा वो सेलिंग रेट कोड करेंगे, ये बाइंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो इट विल बी 76.30। 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ पर 45/35 है, ये मेरे पास बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है, ये 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स है, 2 महीने के फॉरवर्ड पॉइंट्स है। इस केस में करेंसी यहाँ पर प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है। देखिए सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर लेसर देन दैट ऑफ द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स, तो करेंसी जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। एंड करेंसी जब डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल होती है तो उसके केस में जो फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी 75.95। तो ये रेट कोड होगा, ये रेट कोड होगा एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10,000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वहां पर आंसर आ जाएगा कि कितने प्राइस में हम बाहर भेज सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू द फॉरेक्स रेट इन मुंबई इज USD1 का दिया गया। फॉरेक्स रेट का मुंबई में क्या दिया गया है, USD1, एक USD का रेट दिया गया है 68.10/30। ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। एंड फर्दर एक यूरो का रेट दिया गया यहाँ पे 1 यूरो, दैट इज €1 इज इक्वल टू 1.05/1.10 USD। ये INR है एंड ये USD है, ये भी बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। एन एक्सपोर्टर वांट्स टू डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल ऑफ €10,000। तो एक्सपोर्टर है यहाँ पे जिसके पास एक्सपोर्ट बिल है कितने का, 10,000 यूरोज का, 10,000 यूरोज का एक्सपोर्ट बिल है। एंड इस यूरो को एक्सपोर्ट कर यहाँ पर डिस्काउंट करके क्या चाहता है, इसको INR मिल जाए, यही चाहता ना। इसका मतलब है 10,000 यूरोज को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। सेल किस रेट पर कर पाएगा, जिस रेट पर मार्केट क्या है, खरीदने को तैयार है। लेकिन डायरेक्ट रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर कौन सा रेट कोड होगा, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहां पर हम क्रॉस रेट का कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, क्रॉस रेट का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर कंसेप्ट सोचिएगा। सबसे पहली बात है कि उसके पर्सन के पास है क्या, पर्सन के पास यूरो है, यूरो का डायरेक्ट रेट किसके साथ दिया गया, USD के साथ दिया गया। ओके, तो पर्सन सबसे पहले क्या करेगा, पहला स्टेप जो होगा कि जो E है, एक्सपोर्टर है, दैट विल बी सेलिंग यूरोस। ये यूरो को सेल करेगा टू USD ताकि इसको USD मिल जाए। ओके, अब यहां पर ये सेल करना चाहता है, तो सेल किस रेट पर कर पाएगा, जिस रेट पर मार्केट इसको परचेज करने के लिए तैयार है, जिस रेट पर मार्केट जो है वो यूरोज को परचेज करने के लिए तैयार है, उस रेट पर ये सेल कर देगा। तो यहां पर रेट कौन सा रहेगा, बाइंग रेट। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 1.05 USD, ये कोड बन गया। अब जब पर्सन के पास USD आ जाएंगे, अब पर्सन ने यूरो बेच के USD ले लिए, अब USD आ गए इसके पास, अब पर्सन जो E है ये क्या करेगा, ये सेल करेगा USD को ताकि इसको INR मिल जाए, राइट। ऐसा चीज करने वाला ना, पहले इसने क्या किया, यहां पर इसने यूरो को सेल किया ताकि इसको USD मिल जाए, फिर इसने USD को सेल किया ताकि इसको INR मिल जाए, एंड इसको भी उस रेट के ऊपर सेल कर पाएगा जिस रेट के ऊपर मार्केट जो है वो बाय करने को तैयार है, जिस रेट के ऊपर मार्केट जो है वो बाय करने को तैयार है। ओके, तो यहां पर पर्टिकुलरली जो रेट दिया गया है, हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। तो यहां पर कौन सा रेट को पिक करेंगे, 1 USD इज इक्वल टू 68.10 INR ओवर हियर। ओके, अगर हमने इन दोनों को इक्वेट करना हो तो कैसे करेंगे, हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं ना, ये वाली इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1.05 यूरो इज इक्वल टू 1 USD, एंड अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.05 यूरो इज इक्वल टू 68.10 INR, एंड फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज यूरो टू INR इज इक्वल टू 68.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। तो ये मेरे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 68.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, दैट इज इक्वल टू 71.505। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। ये चीज क्लियर हो गई है, यहाँ पे ये फंडा क्लियर हो गया है यहाँ पर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज क्लियर हो गई है क्या आपको, ओके।
अभी आगे चलते हैं, वन लाइनर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर वन लाइनर्स का आंसर आपको देना है। फेडाई जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है? फेडाई जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है? अच्छा, फेडाई पर्टिकुलरली है क्या? व्हाट इज फेडाई? फेडाई इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। एंड फर्दर ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी ओवर हियर। एंड ये फॉर्म की गई थी 1958 में। इसको कब फॉर्म किया गया था? ये यहाँ पर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है, पहली चीज तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। एंड इसको 1958 में फॉर्म किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के साथ, राइट? एंड फर्दर अगला जो वन लाइनर है दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट यूसेंस बिल्स वेयर ड्यू डेट्स आर फिक्स्ड। मैंने आपको बताया था ना, आपके पास क्या होता है पर्टिकुलरली यूसेंस बिल होते हैं। यूसेंस बिल के केस में दो केस हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड डेट होगी या फिक्स्ड पीरियड होगा कि 3 महीने में दे देना, 4 महीने में देना। ये कहता है कि वो एक्सपोर्ट यूसेंस बिल्स जहां पर जो ड्यू डेट है वो फिक्स है, जहां पर जो ड्यू डेट है वो फिक्स्ड है, या फिर वो रेकन की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेट से, यानी कि एक्चुअल डेट हमारे पास नोन है। उस केस में नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो 25 डेज का एप्लीकेबल रहेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या होता है कि जब आपके यहां पर बिल्स जो थे नेगोशिएट हो गए एंड नेगोशिएशन से लेकर के जिस टाइम तक वो पैसा आपके नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता, बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो जाता, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी एनटीपी। उसको हम नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं। ओके, तो यहां पर कहा गया कि वो एक्सपोर्ट यूसेंस बिल्स जहां पे ड्यू डेट ऑलरेडी पता है, आपको ऑलरेडी नोन है, वहां पर पर्टिकुलरली आपके पास जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होगा वो कितना, वो यहां पर 25 डेज का एप्लीकेबल होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि जहां पर आपके पास, जहां कहीं आपके पास एग्जैक्ट डेट पहले ही पता है, एग्जैक्ट डेट पहले पता है, वहां पर एनटीपी एप्लीकेबल ही नहीं होता। वहां पर एनटीपी जो होता है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू बिल्स ड्रॉन ऑन डीपी। बिल्स ड्रॉन ऑन डीपी यानी कि डीपी का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री आपके पास है, डॉक्यूमेंट्री आपके पास प्रूफ है, ठीक है, उसके बेस पर आपके पास बिल ड्रॉ किया गया है, यानी कि साइड बेसिस के ऊपर ड्रॉ की गई है। आपके पास एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ड्रॉ नहीं की गई, लेकिन आपके पास पर्टिकुलरली क्या है, वो जो बिल ड्रॉ किया गया है वो पर्टिकुलरली एक्सेप्टेंस बेसिस पर है। डॉक्यूमेंट्री एक्सेप्टेंस हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट्री जो आपके पास होता है पर्टिकुलरली प्रेजेंटेशन होती है। ओके, तो यहां पर हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो ये बिल ड्रॉ किया गया वो साइड बेसिस का है। ओके, एंड फर्दर जो बिल है अगर वो फॉरेन करेंसी में है, अगर जो बिल है वो फॉरेन करेंसी में है, तो उसके केस में एनटीपी पीरियड कितना होगा? उसके केस में एनटीपी पीरियड कितना होगा? देखिए, अगर तो आपके पास बिल ड्रॉ किया गया साइड बेसिस पे एंड फर्दर वो जो बिल है वो फॉरेन करेंसी का है, फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया गया, तो उसके केस में जो एनटीपी पीरियड होगा ना वो 25 डेज का होगा। उसके केस में जो एनटीपी है यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड है वो 25 का होगा। ओके, एंड फर्दर वहीं पर अगर बिल्स जो है, अगर आपके पास जो बिल्स हैं वो ड्रॉ किए गए हैं एंड एलसी के अंदर ड्रॉ नहीं किए गए हैं, एंड फर्दर जो बिल ड्रॉ किया गया है, वो यहां पर रुपी में है, वो यहां पर रुपी में है, उसके केस में यहां पर क्या होगा? उसके केस में जो एनटीपी होगा वो कितने दिन का होगा? दैट विल बी 10 डेज, 20 डेज और 25 डेज। दैट विल बी 20 डेज। उसके केस में 20 डेज आएगा। यानी कि अगर एलसी के अलावा यहां पर बिल ड्रॉ किए गए हैं एंड अगर वो बिल फॉरेन करेंसी में फिर तो 25 डेज है, लेकिन अगर वो इंडियन करेंसी में ही है तो उसके केस में वो 25 वो अगर इंडियन करेंसी में वो 20 डेज होगा, ठीक है। अगर फॉरेन करेंसी में 25 डेज होगा, अगर इंडियन करेंसी में 20 डेज होगा। ओके, देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन इन केस ऑफ एक्सटेंडिंग फाइनेंस बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड एनटीपी। अगर आपने एनटीपी के पीछे हट करके और दिन का फाइनेंस देना है, लेट्स से द केस कि यहां पर जो बिल ड्रॉ किए गए हैं वो फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किए गए हैं, तो उसके केस में एनटीपी कितने? 25 डेज का। एंड मान लीजिए आपने जो यहां पर फाइनेंस देना है, क्योंकि ये एक तरह का फाइनेंस ही है ना 25 डेज का, अगर जो फाइनेंस देना है वो एनटीपी से भी हट करके देना है, यानी कि बियॉन्ड एनटीपी, बियॉन्ड नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड अगर आपने फाइनेंस देना है, साइड आपके यहां पर केस में, साइड बिल्स के केस में, वो मैक्सिमम आप 90 डेज का दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। वो मैक्सिमम हम 90 डेज का दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ओवर देयर। ओके, further it's related to forward contracts can be of a definite amount but with laxity in delivery dates.
जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर सेटलमेंट टाइम पीरियड जो होता है T+2 बेसिस पे ज्यादा, T+2 डेज बेसिस से ज्यादा होता है, वहां पर पर्टिकुलरली लेक्सिटी दी जा सकती है, वहां पर लेक्सिटी जो होती है वो पर्टिकुलरली दी जा सकती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि ये चीज ट्रू है या फिर फॉल्स है। इज इट ट्रू और फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? इज इट ट्रू और फॉल्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? जल्दी से जल्दी बताइएगा। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? देखिए जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेफिनेट अमाउंट के होने चाहिए एंड उनकी डेफिनेट डिलीवरी डेट होनी चाहिए, उनकी डेफिनेट डिलीवरी डेट होनी चाहिए, डेफिनेट आपके पास अमाउंट होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल रहेंगे, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। एंड फर्दर ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव मैच्योर्ड एंड हैव नॉट बीन पिक्ड अप, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो सभी मैच्योर हो चुके हैं एंड पिकअप नहीं किए गए हैं, उन सभी को बैंक को कैंसिल कर देना चाहिए। कितने वर्किंग डेज में? आफ्टर मैच्योरिटी डेट कितने वर्किंग डेज के अंदर अंदर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए? कैंसिल कर देना चाहिए बैंक को। इट विल बी 3 वर्किंग डेज, इट विल बी 3 वर्किंग डेज, यानी कि 3 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर जो बैंक है ऐसे सभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि किए गए थे लेकिन उनको पिक नहीं किया गया, यानी कि उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को बैंक को कैंसिल करना पड़ेगा, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को बैंक को कैंसिल करना पड़ेगा। सो इट विल बी 3 वर्किंग डेज ओवर देयर, इट विल बी 3 वर्किंग डेज ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू परचेज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी कैंसल्ड एट। परचेज कॉन्ट्रैक्ट किस पर कैंसिल होंगे? परचेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर बाय करना था, मैंने यहां पर बाय करना था, मैंने क्या करने थे? बाय यूएसडी बाय करने थे, ओके, बैंक से। तो बैंक से यूएसडी बाय करने के लिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, लेट्स से देखिए इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, ठीक है, 1 महीने बाद मैंने यूएसडी बाय करने थे। अब उस केस में पर्टिकुलरली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब बैंक जो कोर्ट देगा वो कोर्ट के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है या सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब बाइंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बैंक किस रेट पर, अगर मैं बाय करना चाहता हूं किस रेट पर बाय कर पाऊंगा? मैं उस रेट पर बाय कर पाऊंगा जिस रेट पर बैंक सेल करने को रेडी है, यानी कि बैंक कौन सा कोड देगा? सेलिंग कोड देगा। तो ये कौन सा रेट होगा? दिस विल बी द सेलिंग कोड। एंड सिमिलर मैनर अगर मैं सेल करना चाहता हूं, अगर मैं यूएसडी को सेल करना चाहता हूं 1 महीने के बाद, मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, बैंक मुझे कौन सा रेट पर खरीदने का तैयार होगा? जिस रेट पर बैंक परचेज करने के लिए तैयार है, कौन सा कोड होगा? इट विल बी द बाइंग कोड, इट विल बी द बाइंग कोड। तो यहां पर पूछा गया है कि जितने भी परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जितने भी बाइंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, वो किस रेट के ऊपर कैंसिल होंगे? वो किस रेट के ऊपर कैंसिल होंगे? दोज ऑल विल बी कैंसल्ड एट द ऑपोजिट टीटी रेट्स, ऑपोजिट टीटी रेट के ऊपर कैंसिल होंगे। यानी कि अगर बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टीटी सेलिंग रेट के ऊपर कैंसिल होगा, अगर सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टीटी बाइंग रेट के ऊपर कैंसिल होगा। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है? तो जो कैंसिलेशन होती है वो ऑपोजिट टीटी रेट्स के ऊपर कैंसिलेशन होती है, ऑपोजिट टीटी रेट्स के ऊपर कैंसिलेशन होती है। अच्छा, टीटी सेलिंग रेट के केस में फॉर्मुला क्या रहता है? व्हाट इज द टीटी सेलिंग रेट फॉर्मुला? टीटी सेलिंग रेट के केस में फॉर्मुला क्या रहता है? इट इज पर्टिकुलरली व्हाट, मैंने फॉर्मुला आपको लिखवाया नहीं लेकिन सिंपल सा केस है, दैट इज स्पोर्ट रेट। जो भी स्पोर्ट रेट था वो आप बाइंग रेट देख लेंगे, आप सेलिंग रेट का देख लेंगे, स्पोर्ट रेट देख लेंगे यहाँ। एंड फर्दर जो एक्सचेंज मार्जिन है वो क्या होता है? ऐड होता है, एक्सचेंज मार्जिन ऐड होता है। एंड अगर मैं बाइंग की बात करूं, टीटी बाइंग रेट की बात करूं, उसके केस में क्या होता है? स्पोर्ट रेट एंड फर्दर प्लस एक्सचेंज मार्जिन, एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो जाता है, राइट? तो दीज आर द फॉर्मुलाज रिलेटेड टू दिस एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। ओके, so that would be all related to this particular video.